अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्म और विज्ञान ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं जिनकी मंजिलें भी अलग हैं। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर जाकर मिलते हों? आज के इस विश्लेषण में हम अध्यात्म के इसी गहरे ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल बनाने जा रहे हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर पवित्रता सिर्फ एक आध्यात्मिक या नैतिक गुण ना हो, बल्कि एक पूरा का पूरा विज्ञान हो। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अपने नियम हैं, अपने सिद्धांत हैं और जिसके नतीजों को शायद मापा भी जा सकता है। यही सवाल आज हमारे इस सफर का केंद्र है। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक ऐसे आध्यात्मिक विचार से शुरू करेंगे जो इन दो अलग अलग लगने वाली दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करता है। स्रोत का ये वाक्य हमारी पूरी चर्चा की नींव है। यहाँ जो बात हो रही है, मनसा में पवित्रता यानी विचारों में पूरी तरह से शुद्ध होना, यही वो मीटिंग पॉइंट है जहाँ आध्यात्म, मनोविज्ञान और विज्ञान तीनों एक साथ आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस मनसा का वैज्ञानिक मतलब क्या है। हमारे इस पुल का जो पहला पिलर है वो है मनोविज्ञान। चलिए देखते हैं कि आज का मनोविज्ञान हमें इस आध्यात्मिक लक्ष्य को समझने के लिए क्या फ्रेमवर्क देता है। देखिए, मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग एक आइसबर्ग की तरह है जो हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी हमारा चेतन मन वो तो बस 5 से 10% है। असली खेल तो 90% हिस्से में चल रहा है जो पानी के नीचे है। हमारा अवचेतन मन, हमारी सारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास, हमारी भावनाएं सब यहीं से कंट्रोल होती हैं। तो जब स्रोत मनसा की पवित्रता की बात करता है तो उसका असली निशाना यही शक्तिशाली अवचेतन मन है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जिसे अध्यात्म मनसा कह रहा है, विज्ञान की भाषा में वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। बात एक ही है, ये हमारे अंदर का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे हर काम, हर सोच को चला रहा है। और जब इसे बदला जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। और ये तो और भी कमाल है। देखिए कैसे दो अलग अलग दुनिया के शब्द एक ही चीज बता रहे हैं। आध्यात्मिक परंपरा में इस अंदरूनी बदलाव के लिए जो मेहनत की जाती है उसे कहते हैं पुरुषार्थ, और विज्ञान में दिमाग की इसी काबिलियत को, यानी नए विचारों और अनुभवों से खुद को बदलने की क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब दोनों का एक ही है, कोशिश करने से बदलाव मुमकिन है। अब यहां एक और बहुत दिलचस्प पहलू आता है, सेल्फ इमेज का। स्रोत का ये वाक्य उस मानसिकता को दिखाता है जो इस रास्ते पर चलने वाला अपनाता है। लेकिन यह सिर्फ एक भावना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है। इसे मनोविज्ञान में सेल्फ कॉन्सेप्ट रिफ्रेमिंग कहते हैं। बड़ा फैंसी नाम है, पर मतलब बहुत सीधा है। हम जैसा खुद के बारे में सोचते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। तो अगर कोई अपनी एक दिव्य पहचान बनाता है तो ये उसके व्यवहार को बदलने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बन जाता है। एक ऊंची सेल्फ इमेज अपने आप ही ऊंचे व्यवहार को जन्म देती है। चलिए अब मन के सॉफ्टवेयर से निकलकर दिमाग के हार्डवेयर पर आते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब हम ये जानेंगे कि कैसे आध्यात्मिक अभ्यास हमारे दिमाग में ऐसे बदलाव लाते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। स्रोत में दिया गया ये मुख्य निर्देश, माँ में कम याद करो, यानी सिर्फ मुझे याद करो, असल में दिमाग की इस रिवायरिंग की शुरू करने का एक ट्रिगर है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक तरह की न्यूरोलॉजिकल एक्सरसाइज है। और इसके जो नतीजे हैं वो बिल्कुल ठोस हैं, जिन्हें विज्ञान देख सकता है। जब कोई इस तरह के केंद्रित स्मरण का अभ्यास करता है तो दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, एमिगडाला, वो शांत होने लगता है, और जो कंट्रोल सेंटर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? कम गुस्सा, कम नेगेटिव विचार और ज्यादा मानसिक शांति और क्रिएटिविटी। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक शब्द में समेटने के लिए हम इसे कह सकते हैं डिवाइन न्यूरोप्लास्टिसिटी। है ना बढ़िया? एक आध्यात्मिक अभ्यास और इसका वैज्ञानिक नतीजा एक ही शब्द में। अब हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं, दिमाग से आगे बढ़कर पूरे शरीर और हमारे आसपास के माहौल पर भी इसका क्या असर होता है वो देखते हैं। या हम ऊर्जा और क्वांटम फील्ड जैसी अवधारणाओं को समझेंगे। स्रोत विचार प्रदूषण की बात करता है और कुछ वैज्ञानिक मॉडल्स इसे ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी के जरिए समझाते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से हर भावना की अपनी एक ऊर्जा की वाइब्रेशन होती है। क्रोध और वासना जैसी भावनाएं बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर होती हैं, जबकि शांति, प्रेम और पवित्रता बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर। इस मॉडल में पवित्रता को सबसे ऊंची वाइब्रेशनल स्टेट माना जाता है। और ये जो प्यारी सी बात कही गई है, फूल बनो, खुशबू फैलाओ, यह हमें इसी तरफ इशारा करती है।
जैसे एक फूल चुपचाप अपनी महक से अपने आसपास के माहौल को बदल देता है, वैसे ही हमारी भीतरी स्थिति का असर बाहर की दुनिया पर भी पड़ता है। यहाँ हम क्वांटम साइंस से एक बहुत दिलचस्प समानता देख सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है जो ये कहता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस असलियत को प्रभावित कर सकती है। उसी तरह ये सिद्धांत कहता है कि एक शुद्ध मन अपनी हाई एनर्जी फील्ड से, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बना सकता है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से है। देखिए, शुद्ध विचार हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। प्रेम और शांति की भावनाएं हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे अच्छे हार्मोन्स को बढ़ाती हैं। यानी पवित्रता का मतलब है एक तनाव मुक्त दिमाग, संतुलित हार्मोन्स और एक लंबी स्वस्थ जिंदगी। तो चलिए, अब तक हमने जितने भी डॉट्स देखे हैं उन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। स्रोत में जो आत्म जांच की प्रक्रिया बताई गई है उसे हम एक वैज्ञानिक थेरेपी की तरह देख सकते हैं। ये असल में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी के सिद्धांतों जैसा ही है। स्टेप 1, अपने विचार को पकड़ो। स्टेप 2, उससे जुड़ी भावना को देखो। और स्टेप 3, उस पर एक्शन लेने से पहले रुको। कितना प्रैक्टिकल और करने लायक तरीका है ना? और स्रोत एक बहुत जरूरी फर्क भी बताता है। एक मॉडल है दुनिया छोड़कर समाज से दूर जाकर पवित्र बनना, और दूसरा, जिसे स्रोत परम पवित्र कहता है, वो है दुनिया में रहते हुए अपने मन को रीवायर करके पवित्रता को पाना। विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो असली बदलाव तो अंदर ही होता है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। तो अंत में हम यही देखते हैं कि अध्यात्म की ये बातें असल में विज्ञान के कई अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। हमने मनोविज्ञान से लेकर न्यूरोबायोलॉजी तक और क्वांटम साइंस से लेकर एनर्जी फिजिक्स तक के सिद्धांतों को छुआ है। ये दिखाता है कि कैसे ये दो दुनियाएं एक ही सच को अलग अलग भाषा में बता रही हैं। तो हम इस एक आखिरी गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर अध्यात्म वाकई में हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का एक विज्ञान है, एक टेक्नोलॉजी है, तो फिर असली सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए कौन सी असलियत बनाना चुन रहे हैं।